सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी जितनी तेजी से राजनीति में आए थे, कट्टर ईमानदारी को लेकर आए थे। कट्टर ईमानदार उनका स्लोगन बाद में बन गया। लोकपाल उनका स्लोगन था। अन्ना हजारे की पीठ पर वो चढ़ गए। बाद में उनके साथ कुमार विश्वास की पीठ पर वो चढ़ गए, या फिर प्रशांत भूषण को उन्होंने लात छूत मार दी। वो यादव जी को लात मार दी। ऐसे बहुत सारे लोगों को लात लूत मारकर बिल्कुल फ्रेश नहीं निकला है। मतलब ये लोग जो ग्रुप में शुरू हुआ था, जिन्होंने ये सब आंदोलन शुरू किया था, उनको सबको पछाड़ कर आ गए। अब वो पछाड़ा हो, लात मार कर नाले में गिराया हो, फेंक दिया हो, बाहर कर दिया हो सिस्टम, कुल मिलाकर उनको लगता है कि सिस्टम में वो आ गए। एक बात तो है कि पिछले 1000 वर्ष में सिस्टम बनाने के लिए जो हमारे यहाँ राजपूताना सिस्टम था, राजपूताना सिस्टम को ख़त्म करने में मुग़लों को 300 वर्ष लगे थे। मतलब मुसलमानों को 300 वर्ष लगे थे। बाद में मुग़लों ने अपना सिस्टम इस्टेब्लिश किया, 1856-57 तक वो चला। फिर अंग्रेज़ जब बैठ गया, ईसाई बैठ गया, तो ईसाइयों को भी वो सिस्टम ख़त्म करने में लंबा समय लगा। और ईसाइयों के सिस्टम को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद हमने वो सिस्टम ख़त्म नहीं किया। आज कोई भी व्यक्ति है वो सिस्टम की कमान चाहता है, वो ड्राइविंग सीट पर आना चाहता है, लेकिन सिस्टम को बदलना नहीं चाहता, सिस्टम को सही करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार सिस्टम में वो घुस गया। ये अधिकारियों को भी मालूम है, चाहे वो आईएएस के एग्ज़ाम से क्वालिफाई होकर आएँ, पीसीएस से आएँ, लोअर सिस्टम से आएँ, एसएससी से आएँ, उनको सबको मालूम है कि सिस्टम में एक बार घुस गए तो सिस्टम अपने आप लेकर चलता है। सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं होता। केजरीवाल ये पूरा का पूरा युद्ध आंदोलन करके सिस्टम में घुस गए। अब उनको लगता है कि सिस्टम में वो बैठ गए हैं, इस सिस्टम से उनको कोई हिला नहीं सकता। चाहे कितने ही प्रशांत भूषण को लात मारकर बाहर निकाल दिया जाए, चाहे कितने ही कुमार विश्वास को निकाल दिया जाए, चाहे कितने ही अन्ना हजारे के नियमों को ताक में रखकर उनकी पीठ पर चढ़कर कुछ भी किया जाए, चाहे 45 करोड़ का रिनोवेशन करवाया जाए, या फिर लिक्विड पॉलिसी में कितना भी भ्रष्टाचार किया जाए, उनका मानना यह है कि काम करने से नहीं होता, भाषण देने से होता है। और कितना मिलकर आप ग्रुपिंग करके, मैनेजमेंट करके भाषण दे लीजिए, उन भाषणों का काम से लेना देना नहीं है। हालांकि अपोजिशन पार्टियां काम को बाहर निकालती रहती हैं। हालांकि ये भी है कि भाषण कितने देने हैं, क्या देने हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य मोटो होता है। मोदी जी सत्ता में केंद्र की बैठे हुए हैं, वो काम 80% समय पर काम करते हैं, 10 से 15% में पॉलिटिक्स करके उस काम को बताते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, वो राजनीति इस पर है ही नहीं कि उन्होंने क्या काम किया। आम आदमी पार्टी की राजनीति पूरी ये है कि वो मोदी जी के ऊपर प्रश्न खड़े करेंगे, वो योगी जी के ऊपर प्रश्न खड़े करेंगे, वो कांग्रेस के ऊपर, हालांकि आजकल कांग्रेस के ऊपर प्रश्न नहीं खड़े कर रहे, वो सबको झूठा, दुनिया का हर व्यक्ति झूठा। अगर शीला दीक्षित मकान में एसी लगाती हैं, जिस घर में वो रहती हैं, तो वो समस्या है, वो टैक्स पेयर का पैसे से वो बिजली जल रही है। शीला दीक्षित जी के यहाँ सिक्योरिटी थी, तो सिक्योरिटी से उनको समस्या थी। शीला दीक्षित जी के यहाँ जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट से उनको समस्या थी। उनका कहना था ये गाड़ियाँ ले लेके चलती हैं। लेकिन बाद में, और शीला दीक्षित का जो रिनोवेशन था वो 35 लाख रुपए का था। आप सोचिए, उसी बंगलों का रिनोवेशन कुछ सालों बाद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए का करवाते हैं। वॉशरूम, जो पॉटी करने का स्थान है, उसमें भी ठंडा गर्म कैसे हिलोरे लेंगी और कैसे बदबू को ख़त्म किया जाए, खुशबू डाली जाए, ये डाला जाए, पानी ठंडा गर्म हो जाए, एडजस्टेबल हो जाए, खूब अच्छा लगे। पॉटी करते समय भी 15 मिनट मुख्यमंत्री अगर पॉटी करे तो उसको लगे कि ठीक ठीक हो रहा है, तो उसका मन बेचारे का लगेगा। ऐसे ही वो नहाने जाए तो नहाते समय भी उसको रोमांचक फील हो, पानी ऐसे लाए कि वो गुदगुदी पैदा करे। आप सोचो कि पॉटी करते समय पिछवाड़े पर जो पानी डाला जाए, वो पानी भी गुदगुदी पैदा करे, मसाज कर दे, क्योंकि दिन भर मुख्यमंत्री को बैठना होता है कुर्सी पर, तो मसाज उसकी होनी चाहिए। अगर मसाज नहीं होती तो साहब, और मसाज कर किस समय करेगा? पॉटी करते समय पीछे से पानी पिछवाड़े में लगेगा तो वो बढ़िया मसाज हो जाएगी, ठंडा गर्म बढ़िया। ये सब केजरीवाल जी को लगा कि नहीं, ये सब कुछ चलता रहेगा। लिक्विड पॉलिसी को लेकर गोवा का चुनाव लड़ना है, एफसीआरए के कानून केंद्र सरकार ने बना दिए हैं, विदेशी फंडिंग आ नहीं सकती, तो आखिर गोवा में चुनाव लड़ना है। और उद्देश्य ये है कि छोटे प्रदेशों में चुनाव लड़कर उन प्रदेशों को कैप्चर कर लिया जाए। जैसे उनको लगा था दिल्ली एक छोटा सा शहर। मैं मानता हूँ कि
एक महानगर मतलब बड़े प्रदेशों का, उत्तर प्रदेश का एक महानगर दिल्ली के बराबर है। उस महानगर में मेयर होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री हो गया तो वो बाकी मुख्यमंत्रियों के पैरेलल हो गया तो सबको उसने चैलेंज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। बिना पढ़ा लिखा एक राजा था, राजा के घर में ये था, तो मैंने कहा कि एक सम्राट के अगेंस्ट में एक लंपट राजा कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। तो लंपट राजा की बात आगे समझिए। लंपट राजा को लगता है कि वो छोटे प्रदेश में, जैसे दिल्ली जैसे प्रदेश में उसने कब्जा कर लिया, वैसे ही उतने ही बड़े कुछ उस तरह के प्रदेश उसको मिले तो जहां पर लोग थोड़े भटके हुए हों और लोगों का कॉन्सेंट्रेशन अपनी लैंड पर कम हो, लोगों का कॉन्सेंट्रेशन धन पर ज्यादा हो, तो वैसी बड़ी बड़ी योजनाओं का हवाला दिया जाए और योजनाओं को हवाला देते हुए कुछ धन कमा लिया जाए और वहां सरकार बना ली जाए। गोवा में चले गए, गोवा में चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन 100 करोड़ रुपया वहां का खर्चा था। गुजरात में चुनाव, उनको लगा गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गोवा गुजरात की खास बात यह है कि यहाँ पर माइग्रेंट्स कम होता है। दिल्ली महानगर की खास बात यह है कि वहाँ माइग्रेंट्स ज़्यादा है, 80% से ऊपर माइग्रेंट है, जिसको दिल्ली के डेवलपमेंट से कोई बहुत विशेष लेना देना नहीं है। और वो आता है कि अगर मेरे 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये महीने भी बचते हैं, 5 साल सरकार बैठती है तो 2000 के हिसाब से साल में 25,000, और 5 साल अगर बैठती है सरकार तो 1.25 लाख रुपया उसका बचता है। 1.25 लाख रुपए में वो गांव जाकर एक कमरा अपने परिवार के लिए रुकने ठहरने के लिए बना सकता है। इसलिए उसको रोडों से मतलब नहीं, उसको दुनिया से मतलब नहीं, उसको मतलब सिर्फ इतना है बिजली पानी फ्री हो गया तो 1000-1500 रुपए उसके बच गए, उसको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। लेकिन गुजरात वालों को ये बात समझ में आ गई थी कि केजरीवाल अगर यहाँ बैठ गए और ये फ्री का फार्मूला ऐसा लगाना शुरू किया, और गुजरात एक बॉर्डर स्टेट है, गुजरात में समस्याएं खड़ी हो गई तो फिर वहाँ का व्यापार चौपट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोल लात मारी की जमानतें जब्त हो गई। गोवा में भी ऐसी हुई। लेकिन भाई चुनाव छोटे प्रदेशों में उनको लगा कि वो बड़े डेवलपमेंट वाले आदमी हैं, फ्री उरी बांट कर सरकार बना लेंगे, तो फिर उनको कितनी जोर की लात पड़ी गोवा से और गुजरात से, ये हमने सबने देखा। लेकिन भाई वहाँ पैसा तो खर्च होना, तो उन्होंने एक, चूंकि FCRA आपने बना दिया था, विदेशी फंडिंग आपने बंद कर दी थी, एनजीओ पर लकीर लगा दी थी, वो एनजीओ गैंग बनकर आए थे, तो फिर उनको लगा कि भाई दिल्ली में वो बैठे हुए हैं, दिल्ली में बाहर का आदमी है, शाम को बड़ा थकाव का आता है, दारू पीकर सोता है, हर व्यक्ति को दारू चाहिए, ऐसा उनका अनुमान रहा होगा कि हर व्यक्ति को दारू चाहिए, और अगर 50% लोग दारू पीते हैं तो बाकी 50% को भी दारू पिलाना शुरू कर दो, तो कम से कम दिल्ली में दारूबाज हो जाएंगे खूब सारे, और दारूबाजों को खरीदा जा सकता है आसानी से ही। हम सब पूरे देश में चुनाव चलता है, उसमें आप देखिए दारूबाज बड़े ईमानदार लोग होते हैं, जो दारू पीते हैं वो ईमानदारी से वोट उसी को देते हैं जिसकी दारू पीते हैं। तो फिर, और उसमें 1-8% ऐसे रहे होंगे जो भटक जाते हैं, लेकिन दारूबाज अगर पूरी दिल्ली हो जाए, दारू पीने लगे पूरी दिल्ली 100%, तो फिर खरीदना आसान हो जाएगा और दिल्ली में अमरत्व प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने 2021 में पॉलिसी बदल दी। पहली पॉलिसी में क्या होता था कि दुकानों का आवंटन लाइसेंस सरकार दिया करती थी। शराब की जो पॉलिसी थी, लाइसेंस सरकार दिया करती थी, लाइसेंस के तहत सप्लाई कुछ बड़ी कंपनियां किया करती थी, उनमें सरकार का अपना एक हिस्सा हुआ करता था और सरकार लाइसेंस की फीस लेती थी और उसको कंट्रोल किया करती थी। केजरीवाल को लगा कि अगर ये रहा तो उसका अपना क्या लाभ है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो जो सरकारी कंट्रोल था उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए, फुल्ली प्राइवेटाइज कर दिया। कंपनियां आएँ, अपनी दुकान खोलें, कंपनसेशन भी वो भी दे सकती हैं और सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू न देना पड़े, उनका कमीशन भी बढ़ा दिया। आइए, दुकान खोलिए, बेचिए, हम आपको जगह प्रोवाइड करवा देंगे। तो सरकार ने अपने हाथ में सिर्फ इतना रखा कि कहाँ कहाँ पर दुकानें उसको खोलनी हैं, बाकी सब उसको प्राइवेट में कर दिया, और आप अगर दिल्ली में फलना फूलना चाहते हैं तो सरकार को पैसा दीजिए। ऐसा वो जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं वो कंपनियों से लाइसेंसिंग करनी शुरू कर दी। चुनाव भी हो गया, मेयर का चुनाव भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। तब तक वो चीफ सेक्रेटरी के पास जो फाइल पहुंची नई पॉलिसी की, उस फाइल में चीफ सेक्रेटरी ने कुछ ढूंढ लिया और चीफ सेक्रेटरी ने कहा भाई ये तो सरकारी नीति, जो आबकारी नीति है भारत की, वो आबकारी नीति को ही पूरा पलट रही है, सरकार का कंट्रोल इस पर खत्म हो रहा है और इस पर तो प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाएगा, इसका लाभ सरकार को नहीं होगा, इसका लाभ सीधा सीधा मुख्यमंत्री या पार्टी को हो सकता है। हालांकि एक और खास बात जो चीफ सेक्रेटरी ने कहा था, उन्होंने कहा इससे सरकार का रेवेन्यू थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा करप्शन इसमें होगा और बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर ये कहा जाए कि सरकार का रेवेन्यू 5,000 करोड़ था तो हो सकता है कि वो 6,000-7,000 करोड़ हो जाए, लेकिन 20,000 करोड़ रुपया बाहर निकल जाएगा। तो केवल सरकार का रेवेन्यू 2,000 बढ़ाने के लिए, बिल्कुल वैसे मैं एक मुझे प्रकरण याद है कि हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं मैं छोटा था जब 5-6 साल का, 8 साल का, तो दुकान पर पिताजी बिठा जाते थे, दुकान पर कर्मचारी काम किया करते थे, किताबों का उनका काम था, तो पुरानी किताबें खरीदते थे और
पुरानी नई बेचते थे। तो पुरानी किताब कोई दे गया तो उसके एवज में पैसे उसको दे रहे होते थे। बच्चे को वो कन्विंस कर देते थे कि तुमको एक पकौड़े का पैकेट खिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे, लेकिन तुम पापा जब तुम्हारे आए तो उनसे ये कह देना कि ये किताबें आज ही खरीदी बाबू ने। तो वो कह देते थे, उनको क्या मतलब था, वो कह देते थे कि बाबू ने अभी किताबें खरीदी हैं, इसके 100 रुपए दिए, और 5 रुपए का, 3 रुपए का, 2 रुपए का वो एक चाट का पत्ता खा लेते थे। यानी कि 2 रुपए का चाट का पत्ता खाकर वो व्यक्ति 98 रुपए का करप्शन अपने पिता के खिलाफ करवाता था। पिता को सरकार मान लीजिए, ये जो उनका बेटा है माइनर, इसको मुख्यमंत्री मान लीजिए, और वो जो बैठा हुआ व्यक्ति है जो खरीद फरोख्त कर रहा है वो कमीशन खोर मान लीजिए, यानी कि सिस्टम मान लीजिए। तो सिस्टम के हो सकता है 2 रुपए का लाभ इनको सरकार को देने के लिए हो सकता है 98 रुपए का करप्शन हो रहा हो। यहां पर भी अगर लिक्विड पॉलिसी में 1500 रुपए बढ़ जाएंगे तो उसका लाभ सरकार को 1000 करोड़ का होगा, लेकिन उसका 20,000 करोड़ रुपए का मामला, 100 करोड़ रुपए का मामला, अभी जैसे गोवा का एडवांस में ले लिया था चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए का, ऐसा लोगों का कहना। तो ये आम आदमी पार्टी का खेल हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने पकड़ लिया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने एलजी को लिख दिया, एलजी ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया। एलजी के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिखते ही ये पाया गया कि भाई ये पॉलिसी तो हो सकता है सरकार को रेवेन्यू बढ़ा रही हो, लेकिन ये आउटसाइड पूरी की पूरी भारत सरकार की पॉलिसी को ही भंग कर रही है। भारत में जो कंट्रोल रखना चाहती है लिक्विड के ऊपर कि भाई लोग कम शराब पिएं और रेवेन्यू उससे जनरेट भी हो लेकिन उसको बढ़ावा ना मिले, वो तो पूरा खत्म हो गया। यानी कि अब तो नई पॉलिसी मोहल्ले में एक पर एक बोतल फ्री बेच रही थी और हर मोहल्ले में दुकानें हो रही थी, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पॉलिसी पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठा है, लेकिन अब जो नई चीजें निकल कर आ रही हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट का अभी एक ऑर्डर केजरीवाल को दिया गया है, मतलब सरकार को दिया गया है, वो ऑर्डर अपने आप में बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है वो ऑर्डर? एक कंपनी जिसका नाम प्रणोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये शायद फ्रेंच की कंपनी है, उसने अपनी इंडिया में अपना एक वो लगाया है, 2 उसके प्लांट बनाते हैं, 25 से 26 जगह पर उसकी फिलिंग होती है और राज्य सरकारों को किससे वो लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस लेके अपनी शराब वो बेचते हैं। इंग्लिश शराब उसको कहा जाता है, इंपोर्टेड या इंग्लिश कह लीजिए। शीला दीक्षित के टाइम पर 2012-13 में वो काम कर रहे थे, उनका 1 करोड़ रुपया, 58 लाख, 60 लाख रुपया कुछ डिपॉजिट हुआ करता था, वो डिपॉजिट करके उनके लाइसेंस किए गए होंगे। केजरीवाल जी के बैठने के बाद इन लोगों से, चूंकि ये इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इन लोगों से उनकी डील नहीं हो पाई, तो इनका जो डिपॉजिट है वो भी रिफंड नहीं हुआ, इनको लाइसेंस भी नहीं मिला। इनके लाइसेंस जो पोर्टल ऑनलाइन चला करता था उस पोर्टल को ब्लॉक कर दिया गया। पोर्टल पर इन्होंने जो लाइसेंस के लिए रिन्यूअल के लिए डाला था वो सब कुछ बंद कर दिया। ये मुकदमा करने चले गए हाई कोर्ट में, इन्होंने केस किया तो हाई कोर्ट ने उस समय पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर कर दिया। लेकिन अभी जब 2021 में पॉलिसी बदल गई और प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दे दी गई, तो फिर इनके लिए मुसीबत आना स्वाभाविक था, क्योंकि इनकी लाइसेंसिंग नहीं हो पाई सरकार से, या ये लाइसेंसिंग नहीं करना चाहते होंगे, या इनको लगा होगा हम बड़े प्लेयर्स हैं और हम केजरीवाल से लाइसेंसिंग क्यों करेंगे, हम तो नंबर 1 में काम करने वाले हैं, सरकार को पेमेंट करेंगे, लाभ होगा तो सरकार को देंगे, प्राइवेट पार्टी को क्यों देंगे। नतीजा निकला कि ये बाहर हो गए सिस्टम से। ये सिस्टम से बाहर हुए, उसके बाद एलजी ने जब इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया तो दिल्ली सरकार ने जो नई लिक्विड पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया। नई लिक्विड पॉलिसी को खत्म करने के बाद वो पुरानी लिक्विड पॉलिसी जारी हो गई। पुरानी लिक्विड पॉलिसी जारी में इनको लाइसेंस मिलना था, इन्होंने 2022 में उसको अप्लाई करके रखा था। जब पॉलिसी डिसमिस हुई तो उस लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया। अब वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इनका डिपॉजिट भी नहीं दे रहे हैं, इनको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि इनके 2 बड़े ब्रांड हैं जो दिल्ली में बिका करते थे और जमाने से बिकते चले आ रहे हैं। इनके साथ केजरीवाल का नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट केजरीवाल से डील नहीं कर रहे। इनको जब सरकार परेशान करती है तो ये कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं भाई लिक्विड पॉलिसी के तहत ये नियम है, इन नियमों का पालन सरकार नहीं कर रही। और भ्रष्टाचार का सबसे आसान साधन जो सिस्टम के पास होता है वो ये है कि आप जाइए अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने, आप वहां अप्लाई कर दीजिए, कोई समस्या नहीं, फीस जमा कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब वो उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा अधिकारी जिसको करना,
और वो सिग्नेचर नहीं करेगा, आप बार बार दौड़ेंगे। एक दिन आप कहोगे भाई साहब 100 रुपये ले लो कर दो, फिर कहोगे 200 रुपये ले लो कर दो। 100, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जो भी आपकी वहां पर लाइसेंसिंग होगी, उसको देकर एक जो वहां चपरासी होगा वो जाएगा, साहब से दस्तखत करवा कर ले आएगा, साहब को भी समझ लेगा, कुछ को भी समझ लेगा। ये सबसे आसान करप्शन का साधन है। इसके लिए सिटीजन चार्टर की आने की आवश्यकता रहती है। सिटीजन चार्टर हमारे देश में लागू नहीं है, मतलब जैसे लागू होना चाहिए वैसे नहीं होगा कुछ राज्यों में। सिटीजन चार्टर का मतलब होता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो सरकारी कर्मचारी के पास, प्रशासन के पास लगाई गई है, उसके डिस्पोजल का एक पार्टिकुलर टाइम होता है। उस पार्टिकुलर टाइम के अंदर उसको डिस्पोज हो जाना चाहिए। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है तो उसका टाइम है 1 हफ्ते में, वो बर्थ सर्टिफिकेट का जो भी निर्णय होना है वो हो जाए, रिजेक्ट कर दे या स्वीकार कर ले। रिजेक्ट करने के बाद वो अपीलिंग अथॉरिटी चली जाएगी। जिस आदमी ने, जिस अधिकारी ने रिजेक्ट किया उसके पास नहीं जाना, अपीलिंग अथॉरिटी में जाना। इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइसेंस बनाने वाला व्यक्ति है उसको कुछ नहीं मिलने वाला और मामला भी ऊपर चला जाएगा। ये सिटीजन चार्टर की ताकत है। इससे मानना लोगों का यह है कि छोटे छोटे करप्शन जो 80% होते हैं वो करप्शन रुक जाएंगे, क्योंकि अधिकारी की जिम्मेवारी 1 हफ्ते में बनती है, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, जो भी टाइम दिया गया उसमें उसको डिस्पोजल करना ही पड़ेगा। अगर वो उसको उसमें डिस्पोजल नहीं करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली हायर अथॉरिटी को वो मैटर रेफर हो जाएगा। हायर अथॉरिटी उससे क्वेश्चन कर लेगा कि भाई क्यों नहीं है अभी तक इस पर कोई डिसीजन हुआ। डिसीजन से मतलब अफर्मेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। डिसीजन से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आपके पक्ष में भी हो सकता है, आपके विरोध में भी हो सकता है। कुल मिलाकर अधिकारी उसको रिव्यू करेगा। आप उससे कांटेक्ट में रहेंगे नहीं, केवल मैनुअली आप जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, उसको करना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने इनकम टैक्स के मामले में करना शुरू कर दिया, जीएसटी के मामले में किया गया। इनकम टैक्स जिस जुरिडिक्शन में आप आते हैं उसके अधिकारी को उसको चेक करने का अधिकार नहीं है, और उसकी कोडिंग होती है, कोई दूसरा अधिकारी उसको क्रॉस चेक करेगा। दूसरा अधिकारी दूसरे प्रदेश का हो सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि ये किसकी फाइल थी और कहां की आई, कहां जा रही। केवल आप अपना नोट लगाकर भेज दीजिए। इसलिए कौन उसको रिन्यू करेगा, कौन उसको सही करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब कुछ खत्म हो गया। ये ताकत है ऑनलाइन की। ये ताकत का इस्तेमाल गुजरात में सबसे ज्यादा किया जाता है और अभी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में ये सब शुरू हो गया धीरे धीरे करके। कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारी के करप्शन का 80% साधन सिटीजन चार्टर से खत्म हो सकता है अगर वो बनाया जाए। और अरविंद केजरीवाल खुद सिटीजन चार्टर का फार्मूला लेकर आए थे। मैंने पहली बार सिटीजन चार्टर अरविंद केजरीवाल का जो वो बरवंडा चल रहा था नजारे वाला, उसमें सुना था कि साहब आप करप्शन रोकना तो सिटीजन चार्टर लागू कर दीजिए। अब सिटीजन चार्टर दिल्ली में ही आज तक लागू नहीं हो पाया। और दिल्ली में क्या है कि इनकी फाइल जब गई पीआरआई की, यानी कि प्रनोड रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो इनकी फाइल रोक ली गई। अब उस पर डिसीजन नहीं हो रहा। अब ये तो शराब बनाए पड़े हैं, इनको बेचना है, लेकिन दिल्ली सरकार बोल नहीं रही। 1 साल से ऊपर हो गया। तो दिल्ली सरकार का सीधा सा फार्मूला होगा कि आप आइए, कुछ चढ़ाइए, हम आपका लाइसेंस रिन्यू कर देंगे। अदरवाइज आप आएंगे नहीं तो वो पड़ा रहेगा। और आपका ऑनलाइन पोर्टल भी बंद कर देंगे। जो आपके ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन फाइल करने की भी आपको गुंजाइश नहीं रहेगी। ऑब्जेक्शन तो दिखेगा, लेकिन आपका वो सॉफ्टवेयर को बता दिया जाएगा कान में फूंक कर, जैसे उन्होंने ऑटोमेशन की पंखे लगवाए हैं, भाई पंखा चल जा, बाथरूम खुल जा, वॉशरूम आ जा, खुशबू फेंक जा, फलाना कर जा। वो सब ऑटोमेशन से वो वेबसाइट को बता देंगे भाई देखो इस आदमी का एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि इसकी भी बात नहीं। तो आप क्लिक 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 करते रहेंगे, वो ले गई। क्या करोगे? घर में बैठ जाओ। अब कंपनी चल रही है, हजारों लोग उस पर काम कर रहे हैं, इनके पास 1500 से ऊपर लोग काम करते हैं, इनका पूरे देश में नेटवर्क है। क्या करें? क्योंकि वो ले नहीं रहा। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से एक पिटीशन डाली। पिछली वाली तो थी, वो तो थी, उस पर ऑर्डर भी हो गया था। अभी फिर से उन्होंने डाली। कहा दिल्ली सरकार साहब रिस्पॉन्स नहीं कर रही, दिल्ली सरकार हमको लाइसेंस का जो भी उसको निर्णय लेना है वो ले, और एज पर नियम अगर हम लाइसेंस मांग रहे हैं तो उसको कारण लिखना पड़ेगा। अगर रिजेक्ट कर रही तो ना ही रिजेक्ट कर रही है, ना स्वीकार कर रही है, ना ग्रांट कर रही है, ना पोर्टल खोल रही है, ना हमको एक्सेप्ट कर रही है, मेरे पोर्टल को भी जाम कर दिया। सब कुछ कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के साथ इनका कोई संबंध नहीं हो पा रहा है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर नई इन्होंने पिटीशन डालकर कहा दिल्ली सरकार जल्दी से डिसाइड करे। और दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर रही है, और उन्होंने पॉलिसी ये वो, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इनकी पॉलिसी है उस पॉलिसी को तलब कर लिया है और कहा कि आप हमें लिक्विड पॉलिसी बताइए। लिक्विड पॉलिसी में आप ये जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, जो सवाल इन्होंने खड़े करें, इसमें गुंजाइश कितनी है कि आप उनको क्यों नहीं भेज रहे हैं। 2 हफ्ते के अंदर आप हमें डिसाइड करके बताइए कि क्या हुआ। उसके अलावा आप अपनी पॉलिसी को हमारे सामने रखिए, हम उस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहते हैं। तो नई पॉलिसी खुद बंद कर दी, पुरानी वाली में कर नहीं सकते, कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइसेंसिंग नहीं हो पा रही है और लोग
एज पर कानून अधिकार हाईकोर्ट से मांग रहे हैं। ये भी खास बात है कि दिल्ली की जो सेक्रेटरीट है वो एलजी के पास होती है, इसलिए करप्शन के चांस अगर सेक्रेटरीट ना चाहे, चूंकि चीफ सेक्रेटरी को आपको याद होगा कि केजरीवाल ने अपने बंगले पर बुलाकर मारा भी खूब था, उसका मुकदमा भी हुआ था। आज के चीफ सेक्रेटरी क्यों आपको सपोर्ट करें, ये भी बात आती है। तो करप्शन तो बिना अधिकारियों के हो नहीं सकता, और अधिकारी आपका खुलकर साथ दे नहीं रहा, क्योंकि आप मारपीट उसके साथ कर देते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े वाले हैं। और मजे की बात यह है कि आप डायरेक्ट डील करना चाहते हैं बिना अधिकारियों को खिलाए, तो फिर अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मामला सब डूबता जा रहा है, हाथ केवल ऊपर निकल रहे हैं। ज्यादा चतुराई के चक्कर में डंगाल टूट रही है और नीचे दलदल है। दलदल में किस समय गिर जाएंगे और उसमें डूबकर मर जाएंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन डंगाल को रोकने का कोई साधन नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने कॉपरेट तो किसी के साथ कर नहीं रखा। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब बहुत बुरे फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से पॉलिसी को काल किया है, वो नई पॉलिसी पुरानी पॉलिसी कुछ तो गड़बड़ बड़ा लंबा निकलेगा। देखते हैं कि क्या होता है। 2 हफ्ते का समय दिया गया है, केजरीवाल उस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।